आज हम लोग S22 पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। S22 22 नंबर। इसका पहला क्वेश्चन लिखा गया है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर, जिसे 12, 16, 24 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बच रहा है। प्रत्येक स्थिति में, चाहे जिससे भाग दीजिएगा, प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बच रहा है। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्याओं को ले लेंगे एलसीएम। ऊपर वाली संख्याओं को ले लेंगे एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभाज्य संख्या तलाशेंगे। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। प्रथम अभाज्य संख्या 2 होती है। तो सबसे ज्यादा 2 कहाँ मिलेंगे, 16 मिलेंगे। कितने, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब 16 में आपके पर्याप्त 2 मिल जाएंगे। 3 कहाँ मिलेंगे, एक 3 यहाँ मिलेगा, एक 3 यहाँ मिलेगा, एक 3, कोई जो सबसे ज्यादा मिलता है उसको लेते हैं। पर्याप्त एक ही जगह मिल रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा गुणा 3, और 2 हो गया 3, 5 सिर्फ एक ही जगह मिल रहा है। आपको देखना क्या है, देखो आपको ये देखना है कि 3 सबसे ज्यादा किस में मिल रहा है। अगर सब में बराबर मिल रहा था तो जिसमें बराबर मिल रहा था इसमें भी 1 मिल रहा था, इसमें भी 1 मिल रहा था, इसमें भी 1 3 मिल रहा था, कोई 1 3 ले लेंगे, ठीक है ना। 5 इसमें ही मिल रहा था, 1 ले लेंगे। 7 मिल रहा नहीं मिल रहा है, जिसका एलसीएम आ जाएगा आपका 15, 5 × 15 = 90, 15 × 15 9 कितना हो जाएगा 24, 240 आ जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 240। अब वो कह रहा है 7 शेष बच रहा है, तो इसका मतलब 7 एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 240 + 7 कितना हो जाएगा 247। तो आंसर आ जाएगा 247। तो पहले का ए वाला आपका सही हो जाएगा। कई लोग इसको बाई ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, 12 का भाग दे दो, 12 का भाग दो पहले वाले ऑप्शन में, तो आपका 7 शेष बच जाएगा, है ना। अगर 12 दूनी 24, 7 शेष बच जाएगा। इसी प्रकार आप सोच रहे होंगे 48, तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक ऑप्शन जैसे 247 लिखा गया है, एक ऑप्शन 480 भी लिखा गया है, 487 भी लिखा चुका है। इसमें भी 7 शेष बच रहा है, इसमें भी 7 शेष बच रहा है 12 का भाग देने पर, अगर ऐसा चेक कर रहे हैं। तो जो छोटा वाला मल्टीपल मतलब होता है एलसीएम, मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। छोटा, दोनों में छोटा जो रहेगा वही आंसर माना जाएगा। तो अब अगर दोनों में आपको सब में एक जैसे मैच करने लग गए हैं, तो आप क्या करना है, जो छोटा वाला होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। बात क्लियर हो पा रही है। इस तरीके से देखते हैं कि आंसर कितना हो जाएगा 247। दूसरा नंबर देखिएगा, दूसरा नंबर लिखा गया है 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स समाचार पढ़ते हैं, 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स समाचार पढ़ते हैं और 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। ये वेन डायग्राम का सवाल है। कह रहे हैं 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, 40% व्यक्ति हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं, ठीक है ना, और 50% व्यक्ति नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। दस 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं। जब 10% व्यक्ति दोनों पढ़ते हैं तो इस वाले एरिया में हो जाएगा 10%। ये समझिए पूरा सर्किल आपका 40 का है। अगर इसमें 10 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा आपका 30%। इसमें ऐसे लोग हो जाएंगे जो आपके हिंदुस्तान टाइम्स तो पढ़ते हैं लेकिन नवभारत टाइम्स नहीं पढ़ते हैं। यहाँ पे 50 में से जाए कितना बचेगा 40%। ये वाला क्या कहलाएगा, नवभारत टाइम्स तो पढ़ते हैं, नवभारत टाइम्स तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदुस्तान टाइम्स नहीं पढ़ते। बात समझिएगा। ये 40% में 10% ऐसे लोग थे जो नवभारत टाइम्स ही पढ़ते थे। तो हमने दोनों को पृथक कर लिया, अलग अलग कर लिया। 10% लोग दोनों पढ़ते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं और नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। 10 घटा दिया जाए तो कितना बचेगा, 30% लोग बचेंगे। कितना बचेंगे, 30% लोग। अब आप यहाँ देखें, जो लोग थे हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते थे, नवभारत टाइम्स ही पढ़ते थे। अगर कोई व्यक्ति 2 विषय की परीक्षा देता है, याद रखिएगा, मान लो उसने परीक्षा दी मैथ की और इंग्लिश की, क्या क्या हो सकता है, दोनों में पास हो सकता है, दोनों में फेल हो सकता है। मैथ में पास, इंग्लिश में फेल हो सकता है, और इंग्लिश में पास और मैथ में फेल हो सकता है। 4 कंडीशन जो बनती है, कुल मिलाकर कितनी कंडीशन बनती है, 4। इसी प्रकार के 4 कंडीशन यहाँ बनेंगे। एक में पास, एक में फेल, दोनों में पास, और एक में पास, एक में फेल हो जाएगा। एक चौथी कंडीशन जो बनेगी, जो ना तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं ना नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं, इसको मान लेंगे X%। इन सबका जो योग होगा, वो कितना होगा 100%। इन दोनों को सबका योग होगा। कोई व्यक्ति 2 काम किस तरीके से कर दे, कितनी संभावना बनेगी, 4 संभावना बनेगी। चारों संभावना का योग कितना होगा आपका 100% होगा, ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखें, यहाँ हो जाएगा 30 + 10 + 40 + x = 100। 4 3 7 और 1 80 पर
प्लस एक्स बराबर 100। एक्स बराबर हो जाएगा 20%। 20% लोग ऐसे हैं ना तो हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ते हैं ना ही आपके नवभारत टाइम्स पढ़ते हैं। इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। बात क्लियर हो पा रही? तीसरा नंबर देखिएगा। साठ लीटर मिश्रण में 20% दूध है, मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% दूध हो जाए। 60 लीटर में वो कह रहा 20% दूध है, 20% दूध है तो पानी कितना होगा? पानी होगा आपका 80%। कितना होगा पानी? क्योंकि पानी की बात कर रहा है, कितना पानी मिलाया जाए, पानी निकालना है तो कितना पानी था शुरुआत में? 80% था। 20% दूध था तो 80% क्या होगा? पानी होगा। आगे लिख रहा है मिश्रण में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण में 15% दूध हो। कितना पानी मिलाया जाए? 15% दूध हो। फिर दूध की मात्रा कितनी होगी? 85, पानी की मात्रा। दूध अगर 15% है तो पानी कितना हो जाएगा? 85%। इसकी मात्रा निकाल लेना। हम लोग जानते हैं 60 का आपस का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 5। 80 85 माइनस 80 और यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 85। यहाँ हो जाएगा 60 इंटू 5/15। 5 × 15 20 × 60 20 लीटर हो जाएगा। आपको ऐसा करने के लिए 20 लीटर पानी मिलाना होगा। कितना मिलाना होगा? 20 लीटर पानी मिलाना होगा। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही है तो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, उसको देख ले रहे हैं। जैसे इसमें लिखा गया है 60 लीटर मिश्रण है, 60 लीटर मिश्रण है, ये मिक्सचर है। इसमें कितना है? 60 लीटर मिक्सचर है। इसमें कह रहा 20% दूध है, 20% दूध है, 20% इसमें मिल्क है और 80% क्या है? इसमें वाटर है। इसमें कह रहा कितना पानी मिला दिया है? मान लीजिएगा इसमें हम लोगों ने x लीटर क्या मिला दिया? x लीटर वाटर मिला दिया गया। तो अब टोटल कितना हो जाएगा आप बताइए? 60 + x हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 60 लीटर था, 60 लीटर आपने वाटर मिलाया तो कितना हो जाएगा मिक्सचर? अब 60 + x हो जाएगा। यहाँ पे कितना? अब चाहे इसमें मिल्क से लगा सकते, चाहे वाटर से लगा सकते, चाहे मिल्क से लगा सकते, चाहे वाटर से लगा सकते। इसमें दो बातें थी। ऐसा करने पर वो कह रहा था कि 15% दूध हो जाता है, 15 मिल्क जो हो जाता है इसमें 15% हो जाता है, वाटर जो होता है वो आपका 85% हो जाता है। देखो इक्वल के इस तरफ का पानी इक्वल के इस तरफ के पानी के बराबर होगा, बराबर होगा नहीं होगा? या इक्वल के इस तरफ का दूध इक्वल के इस तरफ का दूध क्या होगा? आपस में बराबर होगा। अब चाहे पानी से लगा लो चाहे दूध से लगा लो, अगर पानी से लगाया जाए या दूध से लगाया जाए, अगर हम वाटर से लगाएं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लगेंगे 60 का 80/100 प्लस x बराबर कितना कर देंगे? 60 + x का 85/100। यहाँ कितना हो जाएगा? 8 × 48 हो जाएगा। 48 + x यहाँ हो जाएगा 5 × 17 5 × 20। बड़ा करेंगे तो 20 × 30 60 17 × 51 हो जाएगा प्लस 17x/20 हो जाएगा। यहाँ आएगा तो x - 17x/20 बराबर हो जाएगा 48 3। यहाँ बचेगा 3x/20 बराबर 3। x बराबर 20 लीटर। कितना हो जाएगा? 20 लीटर। एक तो काम ऐसा हो सकता था। दूसरा और अच्छा तरीका इसी वाले पार्ट में अभी हमने क्या लिया है? दोनों तरफ का क्या बराबर किया हम लोगों ने? मिल्क बराबर किया। क्या बराबर किया? वाटर बराबर किया। अब हम लोग क्या बराबर कर सकते हैं? मिल्क को भी बराबर कर सकते हैं। मिल्क वाले से देख लो, मिल्क वाले से देख लेंगे तो भैया मिल्क की स्थिति क्या है? पहले 60 में कितना मिल्क है? 20/। इसमें कितना मिल्क होगा 1 लीटर में? पूरा प्योर पानी है ना, तो क्या है? दूध होगा? कुछ नहीं होगा ना, तो यहाँ करेंगे 0। यहाँ कितना हो जाएगा? 60 + x। दूध कितना होगा यहाँ पे? 15/100। अगर आप देखें ये वाले 100 से ये वाला 100 कट जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा आपका? 60 × 20 बराबर 60 + x × 15। 15 × 4 = 60 20 × 4 = 80।
एक्स बराबर आ जाएगा 20 लीटर, एक्स बराबर हो जाएगा 20 लीटर। तो इक्वल के इस तरफ का पानी बराबर इक्वल के उस तरफ का पानी, या इस तरफ का दूध बराबर उस तरफ का दूध, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा। एक मिश्र धातु में 200 ग्राम, एक मिश्र धातु के 200 ग्राम में मिक्सचर जो है 200 ग्राम में कॉपर और जिंक जो है, कॉपर और जिंक का जो अनुपात है वो 2:3 है। अगर 2:3 है तो कॉपर कितना हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा 200 का 2/5, 5 को 20, 4 दूनी 80। और जिंक कितना हो जाएगा? 200 का 3/5, 4 × 12 120, कितना हो जाएगा? 120। बात के लिए कह रहा है वो कह रहा को अनुपात को 3:2 करने के लिए उसमें मिलाई जाने वाली कॉपर की मात्रा 80/100 था, 120 था सॉरी। इसमें अगर इसको हमें क्या बढ़ाना है, कॉपर मिला दूँ, ये कॉपर था, कितना था? जिंक था। अनुपात कितना करना? 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर 2 8 16 160 प्लस 2x बराबर 360, 2x बराबर 200, x बराबर 100 लीटर। कितना मिलाना पड़ेगा? 100 लीटर मिलाना पड़ेगा। तो चौथे का ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, चौथे का हो जाएगा ऑप्शन वाला। बात के लिए हो पा रही है। 15 नंबर देखते हैं। सॉरी 5 नंबर देखते हैं। पाँच नंबर लिखा गया किसी कार्यालय के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 95 रुपये है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है? 95 रुपये है। 15 कर्मचारियों का औसत वेतन 525 है, यदि अन्य कर्मचारियों का औसत वेतन 85 है। देखो सभी का जो है 95, तो बीच में रख लो। और 15 कर्मचारियों का जो वेतन है वो 525 है, 525 है। 15 कर्मचारी हैं, इनका वेतन जो है 525 है। और अन्य कर्मचारियों का वेतन कितना है? 85 है। ए वेतन का हम क्या लगा देंगे? एलिगेशन। इसको मान लीजिए, हम कुछ मान ले रहे हैं एक्स। ये 15 है, ये एक्स है। यहाँ से रेशियो आया कितना? 10। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0, 430, 1:48। याद रखिए क्वेश्चन पूछा गया तो कुल कर्मचारियों की संख्या, कुल कर्मचारी कितने होंगे? एक का मतलब कितना है? 15। तो यहाँ पे ए वाले कर्मचारी एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 43। एक्स की वैल्यू निकालने के एक का मतलब 15, तो एक का मतलब कितना हो गया? 15। तो 43 का मतलब 43 गुणा 15 कितना हो जाएगा? 43 गुणा 15। तो इसका मतलब है ए वाले कर्मचारी अगर 1 होते हैं तो ए वाले कर्मचारी कितने होते हैं? 43 होते हैं। तो टोटल कर्मचारी कितने हो जाएंगे? 44। टोटल कर्मचारी अगर देखेंगे कितने हो जाएंगे? 44। ठीक है, एक्स के मैं मान हो जाए। ये वाले कर्मचारी अगर 1 हैं तो ये वाले 43 हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 44। एक की वैल्यू दी गई है 15, एक की वैल्यू दी गई है 15, तो 44 की वैल्यू कितनी आएगी? गुणा 15, 15 चौको 60, 15 चौको 60, 660 आ जाएगा। कभी कभी पूछेगा ए वाले कर्मचारी कितने हैं, तो 43 की वैल्यू निकालनी पड़ती, समझ रहे बात को। और टोटल पूछा गया तो दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 660, 5 में का 20। अगला देखिएगा, छठवां नंबर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। एक थोक व्यापारी 15% की और एक अन्य क्रमागत छूट प्राप्त करता है, जिसके बाद 3740 रुपये पर खरीदता है। दूसरी छूट की दर क्या है? एक घड़ी का अंकित मूल्य 5000 रुपये है। एमपी जो है वो 5000 है। एक थोक व्यापारी 15% की और एक अन्य दर की क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद, तो 5000 में तो एक 15% की छूट हो गई, तो 100 - 15/100। एक अन्य दर की क्रमागत, एक अन्य और मान लो X% की, 3740 में खरीदता बराबर 3740।
यहाँ पे अगर देखें तो आ जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, यहाँ बचेगा 85 गुणा 100 माइनस x बटे 2 बराबर हो जाएगा 3340। 17 से काट दो, 17 5 85, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 5 से काट दो, 5 चौको 20, 5 चौको 20, 100 माइनस x बराबर 44 दूनी 88, x बराबर 12%। जो दूसरी छूट होगी वो कितने परसेंट की होगी? 12% की होगी। अगला सवाल देखें, 7 नंबर। यदि एक बेलन से एक अधिकतम आकार का शंकु काटकर निकाला जाता है, पहले बात समझिएगा, ये बेलन है, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये मतलब आपकी क्या है? त्रिज्या हो जाएगी। ये आर है तो ये भी आर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? एच हो जाएगा ना। तो इसका आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर इससे हम एक क्या निकाल दें, शंकु निकाल दें, शंकु की ऊंचाई भी क्या रहेगी? ये वाली शंकु की ऊंचाई रहेगी, वो कितनी रहेगी? एच। शंकु की ऊंचाई कितनी रहेगी? एच। हो जाएगा ना, शंकु की ऊंचाई एच। अब बताओ शंकु का आयतन क्या होता है? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हम गौर करना क्या चाह रहे हैं? अगर पूरा शंकु एक तिहाई होता है, पूरे कौन सा भाग होता है? 1/3। समझ रहे बात को? अगर पूरा 1 है तो ये क्या होगा? 1 है तो कितना होगा? 1/3। इसका मतलब है अगर इसका आपका पूरा, अगर बेलन आपका कितना है? 3 है, तो ये कितना होगा आपका अंदर वाला? 1 होगा नहीं होगा? अगर इसका वॉल्यूम 3 है तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 होगा। ये पूछ रहा था, यदि एक बेलन से एक अधिकतम आकार का शंकु काट कर निकाला जाता है तो शेष बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितने प्रतिशत है? तो शेष बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? शेष बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? 2। शेष बेलन का आयतन कितना हो जाएगा? 2। शेष बेलन का आयतन शंकु के आयतन से कितने परसेंट? शंकु का आयतन कितना है? 1। 1 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, बटे 1 गुणा 100%। कितना हो जाएगा? 100%। कितना होगा? 100% हो जाएगा ना। अगर पूरा 3 होगा तो ये कितना होगा? 1 होगा। अगर 1 होता तो 1 तिहाई होता नहीं होता है। अगर ये 3 होगा तो कितना होगा? 1 होगा। अब अगर शेष शंकु तो ये वाला पार्ट कितना होगा? ये वाला पार्ट 2 होगा। जो खाली पार्ट है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, शेष शंकु का 2 और शंकु का कितना है? शेष भाग का 2 और शंकु कितना है? 1। तो कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है। 1/1 गुणा 100, 100% हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर। समान ऊंचाई और समान त्रिज्या है ना, समान ऊंचाई और समान त्रिज्या। आठ नंबर देखिएगा। आठ नंबर लिखा गया है, दी गई आकृति में AM बराबर 12 मीटर। ये आपका 110 है, ये 70 है। AM बराबर दिया गया 12 और AB बराबर 15, AN 6 है, AC की वैल्यू निकालना। कितने निकालना? AC की वैल्यू निकालना। हो जाएगा। देखो अगर A 70 है, अगर A 70 है तो A वाला भी कोण कितना होगा आपका? 70 होगा। अगर हम बात करें त्रिभुज ANM,
ANN समरूप होगा किसके, ABC के। ABC के कैसे होगा, सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, इसका देखो पहला कोण ये है, पहला कोण दोनों के लिए बराबर है, बड़े वाले के लिए और छोटे वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए ए वाला कोण और दूसरे वाले का इसका बड़े वाले का ये वाला कोण, तीसरा इसका ये वाला कोण, तीसरा इसका ये वाला कोण। एक्चुअली दो ही कोण अगर बराबर हो जाए त्रिभुज के, तो त्रिभुज कैसे हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। पहला कोण तो ये बराबर है, दोनों के लिए होगा इनस्ट हो गया कॉमन, ये वाला 70 तो ये भी कितना हो जाएगा 70। अगर दो कोण बराबर, तीसरा अपने मन से बराबर हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। अब बताइए 70 के सामने की भुजा कितनी है, AM। 70 के सामने की भुजा कितनी है, AC, ठीक है। इसके लिए तीसरे कोण के सामने की भुजा कितनी है, AN। तीसरे कोण के सामने की भुजा कितनी है, AB। और पहले वाली लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि इनको ही संबंध इसका निकालना है। तो AM बराबर कितना हो गया 12, AC निकालना है, AN 6 और AB 15, 6 कम 6, 6 दूनी 12, AC बराबर 30। AC बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। बात क्लियर हो पा रही है, AC बराबर 30, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, नौ नंबर। यदि एक त्रिभुज का कोण 64 अंश है, दो अन्य आंतरिक कोणों के द्विभाजकों के बीच का कोण क्या होगा। एक कोण का मान 64 है, तो आंतरिक द्विभाजकों को कोण कैसा होगा, जिसका y सेक्टर हो गया ये सेक्टर I मान लो। अंतः कोण द्विभाजकों से क्या बनता है, अंतः केंद्र बनता है। अगर ये वाला कोण थीटा होता तो ये वाला कोण कितना होता है आपका, ये वाला होता है 90 प्लस थीटा बाई। अगर ये कोण थीटा होता है तो ये होता है 90 प्लस थीटा बाई, तो 90 प्लस 64/2, 90 प्लस 32, 64 रहेगा। यहाँ हो जाएगा 2 9 3 12, 122। कितना हो जाएगा, 122। अगला देखिए 10 नंबर। दस नंबर लिख रहा है, एक कार एक निश्चित दूरी का 1/3 भाग, पहला कह रहा है 1/3 भाग, फिर कह रहा है शेष का 1/2 भाग, फिर 50% मतलब 1/2 भाग कहलाता है। शेष का कह रहा है ना, तभी तो बस लिख ले रहा है क्या जरूरत है। तो अब देखो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। मान लिया दूरी लेट, तो डिस्टेंस मानेंगे कितनी मान लेंगे, 6। बड़ी मानना 600 मान लो, बड़ी मानना कितना मान लो, 600 मान लो। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 2 और 3 का एलसीएम आएगा 6, थोड़ी बड़ी मानना तो 600 मान लो, छोटा मानना 60 मान लो और छोटा मानना 6 मान लो। इसका क्या कह रहा था, पहले का 1/3 कितना बचेगा 200, अब कितना बचेगा 400, अब कितना बचेगा 400, 400 का आधा 200, तीसरा हो जाएगा 200, तीसरा कितना हो जाएगा 200। बात क्लियर हो पा रही। वो कह रहा है तो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बटे कुल समय, एवरेज स्पीड जो होगी, कुल दूरी कितनी है 600, कुल दूरी बटे कुल समय, समय कैसे निकालेंगे, जो ये 200 कवर कर रहा है वो किस चाल से कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो वो किससे कवर कर रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। इसको जो कवर कर रहा है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको जो कवर कर रहा है वो किससे कर रहा है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से। और लास्ट वाले 200 को जो कवर कर रहा है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। बस तो कुल दूरी बटे कुल समय, समय कैसे निकालेंगे, 200/20। इस वाले का समय कितना आएगा 200/30, इसका समय आएगा 200/40। यहाँ बचेगा 600, 200, 10, 20/3 प्लस 4 5 20। यहाँ हो जाएगा कितना 600, 10 5 15 प्लस 20/3।
यहाँ हो जाएगा 600, 15 थी 45, 45 और 20 65, ऊपर हो जाएगा 3, 5 13 5 65, 5 12 5 60, 12 36, 360 बटे 13, 13 3 39, 13 दूनी 26, 39,003, 10 बचेगा, 10 100 हो जाएगा, है ना। 13 7 91, 9 बटे 13 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 27 सही 9 बटे 13। बात क्लियर हो पा रही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। एक मोबाइल फ़ोन को एक निश्चित कीमत पर बेचा गया। कोई निश्चित कीमत मान लीजिए बेचा गया। निश्चित कीमत क्यों? बेचने की कीमत वो है 100x। निश्चित कीमत बेचा गया, कितना मान लो 100x। यदि इसे कीमत से 25% कम पर बेचा जाता है, अगर इससे 25% कम पर बेचे, देखो यहाँ पर कंडीशन क्या बना रहा है वो, अगर 25% कम पर बेचें तो नया CPS नया कितना होगा 75x। कितना होगा 75x। तो 20, यदि इसे निश्चित कीमत से 25% कम कीमत पर बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। ऐसा करने पर कितने का लॉस लग जाता है इसको? 20% का लॉस हो जाता है। लॉस होना CP का हो जाएगा। फिर इसका ओरिजिनल CP निकल आएगा, नहीं निकल आएगा? कैसे निकाल लेंगे? CP का 80/100 बराबर कितना आ जाएगा 75x। काट दो, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, तो CP जो आएगा वो आएगा 75 गुणा 5, 75x, 75x गुणा 5 बटे कितना आएगा 4। CP बराबर आएगा 75x गुणा 5 बटे कितना आएगा 4। अब वो कह रहा है आगे, जब इसे निश्चित कीमत से 25% अधिक पर बेचते, पहले इस पे बेच रहे थे तो ऐसा हो रहा था, इससे अगर 25% अधिक पर बेचेंगे कितने बेचेंगे 125x बेचेंगे। ये होगा नहीं होगा? इस निश्चित से कम पर बेचते तो क्या होता था, इस निश्चित से ज़्यादा बेचे तो क्या होगा, यही कह रहा है। अब बताओ इनका रेशियो निकाल लो CP और SP का। x से x कट जाएगा, 25 3 75, 25 पंचे 125, 25 3 75, यहाँ हो जाएगा 15/4, 5 से 5 और कर दो, यहाँ हो जाएगा 3/4। अगर CP होगा तो SP कितना होगा 1 होगा, होगा नहीं होगा? यहाँ पर रेशियो कितना आएगा 3:4। 1 का लाभ हो गया, कितने का लाभ हो गया 1 का लाभ। कहाँ से हुआ 3 से, गुणा 100%। 33 सही या 3%। अच्छा सवाल, इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। निश्चित SP पे काम हो रहा है। अगर 100x माना एक उससे 75 पे बेचते तो 20% की हानि होती। इससे क्या निकाल लेंगे हम लोग? CP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? CP निकाल लेंगे। अगर वो कह रहा है इससे ज़्यादा बेचेंगे तो क्या होगा, कितने का लाभ होगा? 25% ज़्यादा बेचेंगे तो कितने का लाभ होगा? CP हमारा ये होगा, SP जो होगा। दोनों का क्या निकाल लिया हम लोगों? रेशियो निकाल लिया। क्या निकाल लिया? दोनों का रेशियो। रेशियो से 3:4 आया तो कितना आ जाएगा 33.33%। हो गया। अगला चला जाए। अगला नंबर है 12। वो कह रहा है एक व्यक्ति उसके खाने के बिल पर 30% और फिर 20% छूट प्राप्त करता है। पहले 30% करता है, फिर 20% करता है। तो पूछ रहा है उसे कितनी एकल छूट मिली। एकल डिस्काउंट बराबर होता है 30 + 20 - 30 गुणा 20/100। ये तो पढ़ा ही होगा आपने। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 30 20 50 - 6 बचेगा, कितना हो जाएगा 44। कितने % डिस्काउंट हो जाएगा 44। हो पाएगा नहीं हो पाएगा? सक्सेस से फॉर्मूला लगाया गया। अगला देखिएगा 13 नंबर।
23 रुपये बेचकर रेखा 25% लाभ अर्जित करती है। यदि उसे 1955 में बेचती तो उसका लाभ कितना होगा। हम आपको बताए हैं एस पी वन बटे कितना होता है 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर SP2 बटे 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अगर दोनों स्थितियों में क्रय मूल्य बराबर हो तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। कह रहा है 23 रुपये बेच करके 25% का लाभ तो 125 हो जाएगा बराबर यदि 1955 रुपये बेचती है तो उसका लाभ हानि पर हटाइए तो हो जाएगा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। पहले 23 से काटो, 23 से कम 23 हो जाएगा। 23 अट्ठे 161, 23 अट्ठे 184, 23 अट्ठे 184, फिर 23 पंचे 115, 25 चौक 25 पंचे 25 चौको 100। यहाँ बचेगा कितना आपका 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस बराबर 55 25 5 अट्ठे 40 2 5 55 25 5 अट्ठे 40 2 42 बटे कितना आएगा 4 आएगा। 4 एकम 4 0 4 छंग 24 2 5। प्रॉफिट या लॉस बराबर हो जाएगा इसमें से कट प्लस का आएगा है ना, प्लस का कितना आएगा 6.25 प्लस का आएगा तो क्या हो जाएगा लाभ प्रॉफिट 6.25 का क्या आएगा प्रॉफिट आएगा हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा 14 नंबर वाले सवाल में करना क्या आपको बॉड मास लगाना है ना, एक आसान सा सवाल है। चौदह वाले नंबर में आपको बॉड मास लगाना है। ये आपका ब्रैकेट कहलाता है। क्या कहलाता है जी? ब्रैकेट कहलाता है। ये कहलाता ऑफ, ये डिवीजन, ये मल्टीप्लिकेशन, ये एडिशन ऐड करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना है? इसको सब्ट्रैक्ट करना। बात क्लियर हो पा रही है? इसको ब्रैकेट, इसको ऑफ, इसको डिवीजन, इसको मल्टीप्लिकेशन, ऐड। सबसे बड़ा मामला होता है डिवीजन के इस तरफ और उस तरफ का भाग, ये कहलाता है भाग। भाग के पहले अगर करना है तो ऑफ लगाते हैं, अगर भाग के पहले गुणा करना है तो क्या लगाते हैं ऑफ, भाग के बाद में गुणा करना है तो क्या लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। इसी बात का ध्यान देना है। तो 14 नंबर लग जाएगा है ना। इसका आंसर आ रहा था आपका सी वाला 12/5। सी 14 का सी आ रहा था 12/5 हो जाएगा ना। अगला देखिएगा पंद्रह नंबर सवाल। कह रहा है AQ प्लस BQ बराबर 12 और A प्लस B बराबर, ठीक, पूछा रहा है आपसे A² प्लस B² बटे AB। इसकी वैल्यू फाइंड करना, इसकी वैल्यू फाइंड करना। भाई दो वेरिएबल दिए गए, ए और बी दो वेरिएबल हैं और दो इक्वेशन है, मतलब हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा है ना। आप क्या करेंगे? अगर हम लोग इसको देखें कि a प्लस बी, A² प्लस B² चाहिए, A² प्लस B² तो A प्लस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्यू की जगह, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक A प्लस बी का जो होल क्यू होता है AQ प्लस BQ प्लस 3AB A प्लस बी, इसे वैल्यू रख दीजिएगा। A प्लस बी का क्यूब 12 का क्यूब, सॉरी इसको तो निकाल लेंगे। A प्लस बी कितना होगा 3 का क्यूब, कितना हो जाएगा 3 का क्यूब, 3 3 9 27, यहाँ है 12 प्लस 3AB इंटू A प्लस बी कितना है हमारे पास 3, 27 बराबर 12 प्लस 9AB, 12 यहाँ जाएगा 5, 1 बराबर 9AB, 3 3 9 3 5 15, तो AB बराबर हो जाएगा 5/3।
ए बी बराबर हो जाएगा 5/3। इसको एक बात और समझिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अगर इसको लिखना चाहें तो इसको लिख सकते थे a + b का होल स्क्वायर -2ab। नहीं लिख सकते इसको ऐसा, a² + b² + 2ab होगा, -2ab घट जाएगा, क्या बचेगा a² + b² लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab/ab हो जाएगा। इसके आधार पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारे पास आया a + b का होल स्क्वायर -2ab/ab। a + b का होल स्क्वायर कितना, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, -2 × 5/3 मतलब 10/3 बटे 5/3, 9 × 27, 27 अंदर जाएगा 17/3 बचेगा, नीचे 5/3 बचेगा, 3 से 3 कट जाएगा, 17/5 बचेगा, कितना आएगा 17/5। बात क्लियर हो पा रही है। इसको ऐसा लिख सकते थे a² + b² को लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर -2ab लिखा जा सकता हो, a b नीचे तो a b यहाँ पे नीचे। अगला सवाल देखें हम लोग, अगर 16 नंबर, a - 3 बराबर 2 पूछा गया है, a³ - 27b³। देखो यहाँ पर कितने इक्वेशन दिए गए हैं, एक, यहाँ पर कितने इक्वेशन दिए गए, एक, और वेरिएबल कितने दिए गए, 2। अगर 2 वेरिएबल है 2 इक्वेशन होना चाहिए था, जब तो हम पूरा सॉल्व कर सकते। इसका मतलब है कि एक दूसरे पर आश्रित है, डिपेंडेंसी है। इसका मतलब है अगर हम b को 0 मान लें, b को 0 मानेंगे तो कितना हो जाएगा, e बराबर कितना आ जाएगा 2। ऐसा भी कर लो, b को 0 मान लो, e बराबर 2, 2 का क्यूब, यही आंसर होगा। पुट द वैल्यू, फाइंड द आंसर। अगर 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन होना चाहिए था, नहीं है। अब हम लोग स्वतंत्र हो गए कुछ भी मानने के लिए, हमने 0 मान लिया b को। आप ये को 0 मान लेते तो फिर आपको यहाँ सॉल्व कर सकते थे। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। 17 नंबर देखिएगा, लिखा गया एक टीवी सेट, एक ओवन और एक फ्रिज का औसत मूल्य 28,000 रुपये है। एक टीवी सेट, एक ओवन प्लस एक फ्रिज का औसत मूल्य कितना, 28,000। 28 × 84। एक टीवी सेट और एक ओवन का औसत मूल्य, एक फ्रिज और ओवन के औसत मूल्य से 4,000 रुपये देख। एक टीवी सेट और ओवन का एक टीवी सेट और ओवन का औसत मूल्य बटे 2। एक फ्रिज और ओवन के औसत मूल्य से, एक फ्रिज और ओवन के औसत मूल्य से कितना दे के, 4,000 दे के बराबर 4,000। इसको अगर सॉल्व करें 1/2 बाहर निकल आएगा। देखो ओ से वो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर t - f बराबर हो जाएगा 4,000, और 2 को भी यहाँ से हम अलग करें तो यहाँ हो जाएगा 8,000। ये बात समझ में आई नहीं आई? ओ से वो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, माइनस करके t - f बराबर हो जाएगा 8,000। आगे लिख रहा है एक ओवन का मूल्य ज्ञात कीजिए। ओवन का मूल्य निकालना है, ठीक है। यदि फ्रिज का मूल्य टीवी के मूल्य से 80% है, 80% का मतलब कितना होता है, 80% में 20 चौको 80, 20 पंचे 100। वो कह रहा है एक ओवन का मूल्य ज्ञात कीजिए यदि फ्रिज का मूल्य टीवी के सेट के मूल्य से 80% है। टीवी सेट के मूल्य का 80% है। टीवी सेट का मूल्य अगर 5 होगा भैया, इसका मूल्य कितना होगा 4, तो 5 - 4 की वैल्यू कितनी है 80,000, 8,000। मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई है, एक की वैल्यु कितनी है 8,000। 5 और 4 का अंतर कितना है 8,000, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 पंचे 40, ये हो जाएगा 4 8 32,000। नहीं तो 8,000 आएगा, 40 में 32 घटाएंगे 8,000 आ जाएगा। अब वो कह रहा है ओवन की कीमत, तो यहाँ पे देखो T + O + F बराबर 84,000 था। T + O + F बराबर था 84,000। 4 3 7 72,000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। T और F की वैल्यू 72,000, इन दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा 72,000 प्लस ओवन बराबर 84,000। तो ओवन की वैल्यू जो ओवन है वो ओवन की वैल्यू आएगी कितनी 12,000।
ओवल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12। अच्छा, इसका हो जाएगा ए, इसका हो जाएगा ए। अब चलते 18 से 20 में, कहा गया है 18 से 20 में चलते हैं। कह रहा है निम्न दंड आरेख, क्वेश्चन नंबर 18 से 20 में, निम्न दंड आरेख कंपनी द्वारा पूरे वर्ष विभिन्न विभागों पर किए गए व्यय को दर्शाता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप अगर देखेंगे तो इसको आपको स्वयं को हल करना, आंसर बता दे रहे। 18 का डी होगा 25%, 19 का ए होगा 4,40,000 और 20 का डी होगा 4,50,000। कितना होगा? 4,50,000। इस तरीके से वाला पेपर आप पूरा सॉल्व हो चुका है। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे अब 23 नंबर से। ठीक है ना? थैंक यू सो मच।